जैसा कि पिछली एपिसोड में आपने देखा था कि कबीले वाले एक बड़ा सा ताबूत सामने ले आए थे जिसमें उनके मुताबिक उनका देवता सोया हुआ था और अब वो इंसानी कुर्बानी देने का सिलसिला शुरू करने वाले थे। मुझे वो ताबूत देखकर हैरत का शदीद झटका लगा था क्योंकि मुझे वो ताबूत अजीब सा महसूस हुआ था। उस ताबूत में क्या था, आइए जानते हैं। ताबूत को देखकर जानी की हैरत भरी आवाज़ आई, ये नामुमकिन है, ये चीज़ यहाँ कैसे हो सकती है। मैंने पूछा, ये है क्या? वो बोला, ये एक स्लीपिंग बोर्ड है। मैंने कभी भी पहले ऐसा कोई नाम नहीं सुना था, इसलिए उससे पूछा, ये क्या होता है। वो चुप सा हो गया। फिर थोड़ी देर बाद बोला, तुम्हारी हथकड़ी कटी या नहीं। मैंने उसे बताया कि अब थोड़ी सी ही बाकी रह गई है, शायद 1 या 2 घंटे में मज़ीद लगेंगे। फिर मैं बोला, तुम मुझे इस ताबूत के बारे में बता रहे थे। वो कहने लगा, इसे तुम एक तरह की मशीन ही समझ लो जिसमें तवील नींद ली जाती है। ये बहुत ही एडवांस तरह की टेक्नोलॉजी है। मैं उसकी बात सुनकर उलझ गया और बोला, इसका मतलब है कि हज़ारों साल पहले इनके देवता ने ये बक्स बनाया और फिर इसमें सो गया। वो बोला, नहीं, ऐसा नहीं है, ये सब बकवास है। इस बार मैं झंझला के पूछा, तो फिर ये है क्या? जानी कहने लगा, तुम्हें याद है मैंने तुम्हें तुम्हारी अंगूठियों के बारे में क्या बताया था? मैं उसकी बात समझ ना सका और फिर सवाल कर दिया, क्या बताया था? इस बार वो जोर देकर बोला, मैंने तुम्हें क्या बताया था कि ये अंगूठियाँ कहाँ से आई हैं? मैं कुछ देर के लिए सोच में गुम हो गया और फिर बुरी तरह चौंक पड़ा। मुझे थोड़ी ही देर के अंदर दूसरी बार हैरत का शदीद झटका लगा था। मुझे याद आया कि जानी ने मुझे बताया था कि इन अंगूठियों की टेक्नोलॉजी इस दुनिया की नहीं है, यानी ये अंगूठियाँ दूसरी दुनिया से आई थी। मैं फिर गौर से ताबूत को देखने लगा। जानी का मतलब था कि ये ताबूत भी इस दुनिया का नहीं था, और अगर ऐसी बात थी तो इस ताबूत के अंदर मौजूद जिस्म भी इस दुनिया का नहीं था, यानी ताबूत के अंदर कोई खलाई मखलूक यानी एलियन था। कुछ देर बाद फिर जानी की आवाज़ आई, मेरा ख्याल है कि तुम मेरी बात समझ गए होगे। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बस उस ताबूत की तरफ देखता रहा। जाने की आवाज़ आई, ज़्यादा चांस इस बात के हैं कि जो भी इसके अंदर है वो ज़िंदा नहीं होगा, क्योंकि मेरे अंदाजे के मुताबिक इसे दुनिया में आए हुए हज़ारों साल हो चुके हैं और इतना ज़्यादा वक्त के लिए कोई भी इसके अंदर ज़िंदा नहीं रह सकता। जाने की बात सुनकर मैंने कहा, ये बात तुम बड़े यकीन के साथ कह रहे हो कि इस ताबूत को यहाँ आए हज़ारों साल हो चुके हैं। ये भी तो हो सकता है कि तुम्हारा अंदाज़ा दुरुस्त ना हो और ये ताबूत इतना पुराना ना हो जितना तुम समझ रहे हो। मेरी बात मुकम्मल होने के बाद उसकी एतमाद भरी आवाज़ सुनाई दी, नहीं, मेरा अंदाज़ा गलत नहीं हो सकता, क्योंकि जो कुछ मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानती, और ना ही अभी मैं इसके बारे में तुम्हें कुछ बता पाऊँगा। उसकी बात सुनकर मैंने कहा, तुम कह रहे हो कि इस ताबूत के अंदर जो भी है वो ज़िंदा नहीं होगा, लेकिन अगर वो ज़िंदा हुआ तो? जानी कहने लगा, फिर दुआ करो कि इसके अंदर वो ना हो जिसका मुझे डर है। मैंने फ़ौरन पूछा, वो क्या है? वो कहने लगा, खलाई मखलूक की एक ख़ास किस्म जो सिर्फ़ और सिर्फ दूसरों को मारना जानती है, और उसे मारना लगभग नामुमकिन है। तुम उसकी वहशत और बर्बरियत के बारे में सोच भी नहीं सकते। वो कितनी ताकतवर और बेरहम होते हैं, मैं वो लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। बात करते हुए जानी की आवाज़ कांप रही थी और मैंने पहली बार जानी की आवाज़ में हल्का सा डर महसूस किया था। अगर जानी डर रहा था तो इसका मतलब ये था कि वह ज़रूर कोई बहुत ही ख़तरनाक किस्म के एलियन होंगे। मैंने कबीले वालों की तरफ देखा। अब मुझे कुछ इनके बारे में भी अंदाज़ा होने लगा था। ऐसा हो सकता था कि इस कबीले की जब इस खित्ते पर हुकूमत थी तो इनके मज़ालम और इनके गैर इंसानी अकायद की वजह से इस खित्ते के लोग इनके मुखालिफ हो गए, जिसकी वजह से जंग शुरू होगी, जिसमें इस कबीले को बुरी तरह शिकस्त हुई और इनके अक्सर लोग मारे गए और बाकी बच्चे लोगों ने जान बचाने के लिए इस सराह में पनाह ले ली हो और उन्हें यहाँ ये एलियन सोता हुआ मिला हो, क्योंकि उनका पहले से ही ये अकीदा था कि उनका सानी देवता कहीं सोया हुआ है
اس لیے وہ اس ایلین کو ہی اپنا ثانی دیوتا سمجھ بیٹھے اور صدیوں سے اس تابوت کو سب سے بڑا راز قرار دے کر اس کی حفاظت کرتے رہے۔ یہ لوگ جہالت کی انتہا پر تھے۔ اپنے اسی جاہلانہ رویے کی وجہ سے انہوں نے انسانی قربانیاں دینے کا سلسلہ ابھی تک جاری رکھا ہوا تھا، اور آج ایک ہی دن میں سینکڑوں لوگوں کو مارنے کے لیے بھی تیار تھے۔ یہ لوگ انتہائی قابل نفرت تھے۔ میں نے اب ہتھ کڑی کاٹنے کی رفتار بھی تیز کر دی تھی، مگر نہ جانے یہ کون سے لوہے سے بنی ہوئی تھی کہ ابھی تک نہیں کٹی تھی۔ اسی دوران کافی وقت گزر چکا تھا۔ باہر سے کچھ لوگ تیزی سے اندر آئے اور جھک کر سردار حاکم سے کچھ بات کرنے لگے۔ ان کی بات سن کر سردار حاکم اور پجاریوں کے چہرے کھل اٹھے، اور پھر صبور پجاری اٹھ کر اونچی آواز میں بولا، قبیلے والوں، اب وقت آ گیا ہے کہ ہمارا دیوتا اب جاگ جائے۔ باہر چاند کو گرہن لگ چکا ہے، اور اب جلد ہی ہمارا ثانی دیوتا ہمارے درمیان ہوگا۔ اس کے بعد چاروں پجاری تابوت کے چاروں کونوں میں کھڑے ہو کر اونچی آواز میں کسی غیر مانوس زبان میں کچھ پڑھنے لگے۔ سردار حاکم بھی کھڑا ہو گیا۔ اس کے اشارے پر دو پہرے دار قیدیوں کی طرف بڑھے اور لڑکی کو، جس کا نام الزبتھ تھا، کو پکڑ کر چبوترے کی طرف لے گئے۔ چبوترے کے اوپر چڑھ کے وہ الزبتھ کو تابوت کے قریب لے گئے۔ بیچاری الزبتھ کی ٹانگیں کانپ رہی تھی۔ لگ رہا تھا جیسے اسے اپنے انجام کا اندازہ ہو چکا ہو۔ وہ بری طرح مچلنے لگی اور زور زور سے چیخنے اور رونے لگی۔ وہ اپنا پورا زور لگا کر دونوں گونگے محافظوں کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن دونوں ہٹے کٹے افراد کی مضبوط گرفت سے نکلنا اس کے بس کی بات نہ تھی۔ وہ بے بس ہو کر رہ گئی۔ اس کا جسم بری طرح کانپ رہا تھا اور موت کا خوف اس کے چہرے پر واضح طور پر نظر آ رہا تھا۔ دونوں افراد نے اسے مضبوطی کے ساتھ بازوؤں سے پکڑ رکھا تھا۔ سردار حاکم نے تابوت کے پاس جا کر تابوت کے اوپری حصے پر، جہاں پر اسے ایلین کا منہ ہونا چاہیے تھا، پر سے ہاتھ سے کسی ہینڈل نما کسی چیز کو حرکت دی۔ شیشے کا 1 فٹ کے قریب کا ایک حصہ ایک طرف کو ہٹ گیا۔ دونوں افراد جنہوں نے الزبتھ کو پکڑا ہوا تھا، انہوں نے زور لگا کر اسے اس حصے پر جگا دیا۔ پھر سردار حاکم آگے بڑھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بڑے سائز کا چاقو نظر آیا۔ اس نے بڑی ہی بے رحمی کے ساتھ الزبتھ کے گلے پر چاقو پھیر دیا۔ الزبتھ کے منہ سے ایک گٹھی گٹھی سی چیخ نکلی اور وہ بری طرح تڑپی۔ اس کے گلے سے نکلنے والا خون سیدھا شیشے کے سوراخ میں جا کر گر رہا تھا۔ یہ سب دیکھ کر میرے قریب ہی کھڑے مرد قیدی بری طرح گھبرا گئے۔ یہ سب نوجوان ہی تھے۔ وہ بری طرح چیخنے چلانے اور رونے لگے۔ انہیں بھی اب سب اندازہ ہو گیا تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ان میں سے کچھ نے بھاگنے کی بھی کوشش کی، مگر وہ بھاگ نہیں سکے کیونکہ ان کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے۔ جب الزبتھ کا خون پوری طرح نچڑ گیا تو سردار حاکم اور صبور پجاری تابوت کے سراغ سے اندر دیکھنے لگے۔ کچھ دیر بعد انہوں نے دونوں افراد کو پھر سے اشارہ کیا، اور انہوں نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی الزبتھ کی لاش کو چبوترے کے نیچے ایک طرف رکھا اور پھر قیدیوں کی طرف آ گئے۔ انہیں آتا دیکھ کر بیچارے زور زور سے رونے لگے۔ ان قواریوں نے ایک بار پھر سے ایک نوجوان قیدی کو پکڑا اور پھر سے چبوترے کی طرف بڑھ گئے۔ اس بار بھی وہی عمل دہرایا گیا۔ اس تابوت کے اندر موجود پانی کا رنگ لال ہو چکا تھا۔ اس کے بعد ایک اور قیدی کے ساتھ ویسا ہی سلوک کیا گیا۔ جب تیسرے قیدی کا خون اس تابوت میں گر چکا تو مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے پانی کے اندر حرکت ہوئی ہو، کیونکہ پانی ہلتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ شاید سردار حاکم نے بھی یہ دیکھ لیا تھا۔ اس نے پھر سے دونوں پہرہ داروں کو اشارہ کیا۔ اس بار مسلسل 2 مزید نوجوانوں کے ساتھ وہی غیر انسانی سلوک کیا گیا۔ اب کی بار پانی کے اندر کی حرکت واضح نظر آنے لگی تھی۔ مجھے پھر سے کچھ عجیب سا لگا اور جانی سے پوچھا، اب یہ کیا ہے؟ وہ تو زندہ لگ رہا ہے۔ جانی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ لگتا تھا جیسے وہ کسی گہری سوچ میں ہو۔ پانی کے اندر کی حرکت بڑھتی ہی جا رہی تھی، اور جب چھٹے قیدی کے ساتھ وہی عمل دہرایا گیا تو میں نے تابوت کے اندر ہاتھوں کو حرکت کرتے ہوئے دیکھا۔ اس وقت تک تابوت کے پانی کا رنگ گہرا لال ہو چکا تھا، اور اندر موجود جسم جو پہلے ہی صاف نظر نہیں آتا تھا،
अब बिल्कुल ही दिखाई नहीं दे रहा था, मगर ऐसा लगा कि हाथ ऊपर की तरफ आए थे और उनका कुछ हिसाब पानी से बाहर भी निकला था। उसी वक्त जानी की आवाज़ आई। वो बोला, मैं समझ गया कि क्या हो रहा है। उसने अपनी बात जारी रखते हुए बताया, अली तुम्हें पता है अगर इंसान की ऑक्सीजन बंद कर दी जाए तो क्या होता है? वो बुरी तरह तड़पता है और अपने हाथ पांव मारता है। मैं पूरी तवज्जो के साथ जानी की बात सुन रहा था। जानी कहने लगा, इसी तरह लगता है कि इस ताबूत में जो पानी है इसमें कुछ ऐसा है जो इस एलियन को मुसलसल जिंदा रखे हुए है, जो उसे ताकत फराहम करता है। मगर ये कबीले वाले इसमें इंसानी खून डालकर रुकावट डाल रहे हैं। जब इसे अपनी मतलूबा ताकत या एनर्जी नहीं मिल रही तो इसका जिस्म रिएक्शन दे रहा है। इसका नतीजा कुछ भी निकल सकता है। ये एलियन मर भी सकता है या फिर नींद से जाग भी सकता है। दोनों सूरतों में यहाँ बहुत खून बहेगा। अगर ये मर गया तो कबीले वालों ने कुर्बानी के नाम पर इन सब कैदियों को मार डालना है, और अगर ये एलियन जाग गया तो फिर यहाँ मौजूद हर शख्स इसके हाथों मारा जाएगा, चाहे वो कबीले वाले हों या कैदी। ये सूरत-हाल मेरी सोच से भी ज़्यादा ख़तरनाक थी। मैं अपनी नज़रें ताबूत पर जमाए हुए था, मगर मेरा हाथ मुसलसल हथकड़ी काटने के लिए हरकत कर रहा था। ताबूत के अंदर जिस्म की हरकत बढ़ती जा रही थी। ये देखकर सरदार हाकिम कुछ पीछे हटकर खड़ा हो गया। सब कबीले वाले भी अपनी नज़रें ताबूत पर जमाए हुए थे। अचानक ज़ोरदार आवाज़ आई और ताबूत के ऊपर मौजूद शीशा उछलकर दूर जा गिरा। मेरे समेत सब लोग अपने सांस रोके ताबूत की तरफ देख रहे थे। पानी में से एक चेहरा बाहर आया और ज़ोर से सांस लेने की आवाज़ आई। ये चेहरा खून से लथड़ा हुआ था। इसके नकूश नज़र नहीं आ रहे थे। अभी ये पानी से 2 या 3 इंच ही बाहर निकला था। चंद लम्हे तक ये ही सूरत-हाल कायम रही। फिर इसके चेहरे पर हरकत महसूस हुई, जैसे आंखें खोलने की कोशिश की गई हो। इसके बाद फिर से ज़ोर से सांस लेने की आवाज़ आई। ये आवाज़ पहले से भी बुलंद थी और पूरे गार में गूंजती हुई महसूस हुई थी। 2 हाथ पानी से बाहर आए और ताबूत के किनारों को पकड़ लिया, जैसे वो एलियन अपने हाथों के सहारे उठने की कोशिश कर रहा। और फिर आहिस्ता आहिस्ता एक जिस्म पानी से बाहर आने लगा। सबसे पहला उसका चेहरा नज़र आया और उसके बाद छाती। बैठने के बाद वो रुक गया और अपने चेहरे को घुमाकर सामने मौजूद लोगों की तरफ देखने लगा। उसके मुंह से अजीब सी आवाज़ निकली, जैसे कोई भेड़िया गराया हो। कुछ देर देखने के बाद वो उठने की कोशिश करने लगा और आखिरकार खड़ा होने में कामयाब हो गया। उसने आराम से अपना कदम उठाया और ताबूत से बाहर आ गया। उसकी ये सब हरकत बहुत सुस्त थी, जैसे उसमें ज़्यादा ताकत ना हो। वो चबूतरे के ऊपर लोगों की तरफ रुख करके खड़ा हो गया। कबीले के लोग नस्ल दर नस्ल आज के दिन का इंतज़ार कर रहे थे। वो सब लोग बेहिस व हरकत खड़े थे। फिर अचानक इन्हें जैसे कुछ याद आ गया हो। वो लोग सानी देवता का नाम लेकर सजदे में गिरते चले गए। चबूतरे पर खड़े हुए एलियन के जिस्म को झटका लगा, जैसे जानवर अपने जिस्म को खुश करने के लिए करते हैं। इसके बाद जिस्म पर खून के जमे हुए लोथड़े नीचे गिरना शुरू हो गए। फिर उसने हाथ के साथ अपने चेहरे को भी साफ कर लिया। उसी वक्त जानी की तेज़ आवाज़ आई। वो घबराया हुआ था। वो कहने लगा, अली जल्दी करो, यहाँ से निकलने की कोशिश करो। ये वही है, जल्दी से भागो यहाँ से। जानी की खौफजदा आवाज़ सुनकर मुझे अंदाज़ा हो गया कि यहाँ मौजूद मेरे समेत हर इंसान इस वक्त शदीद ख़तरे में था। लगता था जानी इस मखलूक के बारे में अच्छी तरह जानता था, इसीलिए वो इतना ज़्यादा डर चुका था। इसीलिए वो मुझे भी फौरी तौर पर यहाँ से भागने पर जोर दे रहा था, लेकिन हथकड़ी अभी तक कटी नहीं थी। वैसे भी मैं इस वक्त हैरत से मुंह खोले उस मखलूक को बस देखे जा रहा था और बनी होश नामी इस कबीले को कोसे जा रहा था, जिसने सदियों से अपनी मौत की हिफाजत खुद ही की थी। और उनका ये अमल अब इस कबीले पर बहुत भारी पड़ने वाला था। मैं हैरत से बार बार कभी सामने खड़ी इस मखलूक को देखता और कभी सानी देवता के बुत को। दोनों किसी भी तरह एक जैसे नहीं थे। दोनों में ज़मीन और आसमान का फ़र्क था।